हेलो गाइस, मैं हूँ आशीष कुमार यादव और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का इतिहास। कल हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे इतिहास क्या होता है, तो एक बार उन चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल देखी थी। उसके बाद राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले इतिहास के मैंने डेफिनेशन ये समझने के लिए बताया था कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक की कोई प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध या तिथिबद्ध अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अतीत। ठीक है। दूसरा पढ़ाया था मैंने हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक था जिसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंध, व्यापार संबंधों के बारे में बताया गया है। हिस्टोरिका में और भी कुछ बताया गया है। यूनान और जो फारस था उसकी लड़ाई के पूरा वर्णन किया गया है जब तक ये हेरोडोटस जिंदा था तब तक का। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाया था मैंने वेदव्यास। वेदव्यास को भारत के इतिहास का जनक माना जाता है। वेदव्यास का जन्म नेपाल में हुआ था। इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था जो 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। महाभारत का जो लिखने का कार्य था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ और उसको जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में मिला। ठीक है। महाभारत का एक अंग है गीता, जिसे राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। गीता एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसका दिवस में मनाया जाता है। इसका दिवस 13 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड निवासी थे जिनका जन्म 20 मार्च 1782 को लिंकन इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1935 को हुई थी। यह भारत में 1799 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक है जो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। यही जो पहली पुस्तक थी जिसमें राजस्थान शब्द का विस्तारपूर्वक उल्लेख था। इसमें राजस्थान शब्द के अलावा राजस्थान व रजवाड़ा शब्द से भी राजस्थान को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है। अब इसकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ जो थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। ये इसकी दूसरी पुस्तक थी। इसके नाम के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, मानमौरी अभिलेख। जब यह इंग्लैंड 1823 ईस्वी में वापस जा रहा था तो ये अपने साथ मानमौरी अभिलेख लेके जा रहा था जिसको उसने समुद्र में फेंक दिया था। मानमौरी अभिलेख पुट्ठोली चित्तौड़गढ़ में 713 ईस्वी को मिला था। यह मानसरोवर झील के किनारे मिला था और वो इस अभिलेख में जो अमृत मंथन है उसका उल्लेख किया गया है। ये तो हो गया हमारा रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यहाँ एक वर्ड है सभ्यता। पहले सभ्यताएं जानने से पहले सभ्यता का जो मतलब है वो समझना जरूरी है।
और सभ्यता के साथ साथ हमें संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंस भी देखना है, क्योंकि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, मीनिंग हम एक जैसा ही समझते हैं। तो सबसे पहले संस्कृति समझते हैं। संस्कृति क्या है कि हम क्या है, और सभ्यता हमारे पास क्या है। आपको लग रहा होगा कि क्या लिख दिया, हम क्या है, हमारे पास क्या है, पर इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। हम क्या है मतलब हमारा रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा, खान पान इत्यादि, ये सब आते हैं संस्कृति के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या है मतलब हमारी भौतिक सुविधा, हमारे पास क्या है मतलब हमारी भौतिक सुविधा, मतलब घर, कपड़े वगैरह, ये सब आते हैं सभ्यता के अंदर। ठीक है, सभ्यता को एक तरीके से और समझ सकते हैं, विकास का दूसरा चरण। आप सबने पढ़ा होगा कि वैदिक तो संस्कृति पढ़ा है, और मोहनजोदाड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, गणेश सभ्यता, कोई भी हो ये सभ्यता। तो यहाँ पे संस्कृति वर्ड आया और यहाँ पे सभ्यता वर्ड आया। ये संस्कृति इसलिए क्योंकि वैदिक जब हम पढ़ते हैं वैदिक इतिहास या वैदिक संस्कृति, तो उसमें बताया गया है कि वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, संस्कृति थी। ठीक है, और जब मोहनजोदाड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो ये विकसित थी, यहाँ पे नालियाँ थी, घर भी अच्छे तरीके से बनाए गए थे, दुर्ग भी बनाए गए थे। पर वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे विकास हुआ है, तो इसलिए इसको सभ्यता बोलते हैं। संस्कृति और सभ्यता में एक चीज और समझ सकते हैं, एक चीज से अंतर और समझ सकते हैं कि मान लो साड़ी है या धोती है, पूरे इंडिया में साड़ी या धोती पहनी जाती है। जब हमें पश्चिमी या उत्तरी तरफ, उत्तरी भाग भारत के और दक्षिणी भाग की जब तुलना करते हैं तो यहाँ पे साड़ी और धोती अलग अलग तरीकों से पहनी जाती है। तो साड़ी और धोती तो हो गई हमारी सभ्यता, और जो इसको पहनने का तरीका है वो है संस्कृति। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। किसी भी चीज को जानने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया है। सबसे पहले सभ्यता की बात करते हैं। आहार सभ्यता। आहार सभ्यता, सबसे पहले ये सभ्यता है कहाँ? ये है उदयपुर में। ज्यादातर सभ्यता या कहो तो पूरी की सभ्यता किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो ये भी कोई नदी के किनारे थी और उस नदी का नाम है आहड़ नदी। ठीक, अब इसके काल की बात करते हैं। तो इसके काल में सभी विद्वानों द्वारा अलग अलग बताया गया है। कोई 1800 से बताता है, कोई 1900 ईसा पूर्व से बताता है।
1200 ईसा पूर्व तक। जब हम बुक उठा के देखते हैं तो हर बुक में अलग अलग दे रखा होता है, किसी में 1800, किसी में 1900। तो ये चीज है। अब इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। यह तो हो गई इसकी खोज। अब इसको खोदने का कार्य यानी उत्खनन कार्य, ये किया था रतन चंद्र अग्रवाल। जिन्हें हम ज्यादातर जगह आर सी अग्रवाल के नाम से पढ़ते हैं। इन्होंने किया था 1955-56 में। तो इन्होंने थोड़ा ही जो उत्खनन कार्य वो किया। इनके बाद में उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में वो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल साकलिया। ये जो धीरजलाल साकलिया थे ये पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। यह हो गई इसकी बेसिक चीजें। अब थोड़ी बात करते हैं इसके उपनाम, इसकी विशेषता, इन सब चीजों पे। तो एक एक उपनाम लिखूंगा फिर उसको समझाता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है, विशेषता के साथ में। तो ये पहली थी संयुक्त परिवार प्रणाली सभ्यता। अब ये बात आ गई संयुक्त परिवार प्रणाली सभ्यता, तो इसके नाम में ही इसकी विशेषता है। जैसे कि संयुक्त परिवार आ गया, तो संयुक्त परिवार कैसे होगा? इसमें जब खुदाई की गई तो यहाँ पर 6 चूल्हे एक साथ मिले थे, तो इससे अनुमान लगाया गया कि यह संयुक्त परिवार प्रणाली सभ्यता है, ठीक। दूसरी जो इसके उपनाम है, दूसरा एक उपनाम है पितृसत्तात्मक ग्रामीण सभ्यता। अब जहाँ ग्रामीण का नाम आ गया वहां आपको दिमाग में आ जाता होगा ये कच्चे मकान। तो ये इसी प्रकार है। यहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटें जो कि धूप में सुखाई हुई है, वह बांस से मिलकर बने होते थे। और जो ये छत थी इनके ऊपर, इन पर बांस डाल के और मिट्टी का लेप किया जाता था। ये इनके मकान हो गए और ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब तीसरी विशेषता और जो तीसरा उपनाम है वो, तीसरा उपनाम हो गया लाल काले मृद पात्र या भांड वाली सभ्यता। जिसके इसके नाम से पता चलता है मर्द यानी कि मिट्टी, भांड या पात्र मतलब पात्र ही होता है या वस्तु, लाल काले मतलब लाल काले।
तो यहाँ पर मिट्टी के बने लाल काले पात्र मिले हैं। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, लाल काले मध्य पात्र वाली सभ्यता। अब नेक्स्ट चीज, जब मिट्टी की बात आ रही है तो इसकी एक विशेषता और ले लेते हैं यहीं पे। बनासियन वूल, यहाँ पर टेराकोटा पद्धति से मिट्टी की बनी एक बैल या रस्म की आकृति मिली है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, जिसे बोलते हैं बनासियन वूल। बैल की आकृति, बैल को इंग्लिश में बुल, और ये मिट्टी की बनी हुई है टेराकोटा पद्धति से, तो इसे बनासियन। अब यहाँ पे एक नाम है टेराकोटा। अगर आपने कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और इनके बारे में पढ़ा है तो वहां पे टेराकोटा आता है। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई ईंट। अब ईंट किससे बनती है, मिट्टी से। ठीक है, जिस पर कुछ आकृति हो। ठीक, टेराकोटा समझ में आ गया, बनासियन वूल समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट नाम ताम्र नगरी सभ्यता। ताम्र नगरी सभ्यता मतलब नाम से पता चल रहा है, ताम्र मतलब तांबे वाली सभ्यता, यानी यहाँ पे तांबा पाया गया है। अब तांबा कैसे पाया गया, किस रूप में पाया गया है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज, यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी, यहाँ पर 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर जो 6 मुद्राएं मिली हैं उनमें से एक मुद्रा पर एक तरफ तो त्रिशूल और एक तरफ यूनानी देवता अपोलो, जिसे तीर व तरकस के साथ खड़ा दिखाई दिया है। और इसमें ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए इस जो मुद्रा है उसको यूनानी मुद्रा बताया गया। अब यहाँ से यूनानी मुद्रा मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनानी मुद्रा जब भी आ सकती है जब यहाँ पे व्यापार होता हो। और यूनान का है, कल मैंने आपको बताया था, ग्रीस की राजधानी एथेंस, क्षेत्रफल तमिलनाडु जितना, आबादी 1.22 करोड़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक नाम आया उदयपुर, तो थोड़ा सा उदयपुर के बारे में बता देते हैं। उदयपुर
उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने की। ठीक है, यहाँ पर इसने उदय सागर झील का निर्माण कराया। यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तारघर प्रणाली की शुरुआत हुई। अब ये नदी जो आहड़ थी उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि आहड़ भी आई थी इसके किनारे, तो ये आहड़ सभ्यता, तो ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उदय सागर झील तक ये आहड़ नाम से, वह इसके बाद बेड़च नाम से बहती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ और चीजें मिली हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, जो कि विशेषता से अलग है। जैसे आटा पीसने की चक्की, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी, अंगूठी व चूड़ियाँ। ठीक है, और सूती कपड़े पर छापने का मशीन या सामग्री, जैसे जो प्रिंट करते हैं ना, ये व्यवस्था भी यहाँ पर थी। यहाँ पर अनाज को एकत्रित या सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बड़े भांड या पात्र थे। ठीक है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते थे, गोरे या कोटे। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, गोरे या कोटे, कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछ सकते हैं, गोरे और कोटे कौन सी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को एक नजर में फिर देख लेते हैं अपन। उदयपुर, आहड़ नदी, और इसके उपनाम की बात कर लेते हैं। संयुक्त प्रणाली, ग्रामीण, ताम्र नगरी, लाल कालीन, मृद भांड, और एक मैं आपको बताना भूल गया था, आघाटपुर।
या आघाट दुर्ग, जो कि इसका उपनाम है। ये तो मैंने आपको बता दिए थे सारे क्या है, इनको क्यों बोला जाता है, क्यों इसके उपनाम है, सबको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात यह आघाटपुर या आघाट दुर्ग की, ये इसको इसलिए बोला जाता था कि 10वीं व 11वीं शताब्दी जो आहड़ का क्षेत्र है उसको आगाटपुर या आगाट दुर्ग बोला जाता था, इसलिए इसको जो उपनाम है वो आगाटपुर या आगाट दुर्ग है। ठीक है, ये हमारी सभ्यता हो गई यहाँ पर पूरी। और हाँ, इसका एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है, कि जो इसका स्थानीय नाम है वो है धूलकोट सभ्यता, जो कि मेरी एग्जाम में भी आया हुआ है। धूलकोट सभ्यता, धूलकोट का जो अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है रेत का टीला। ठीक है, ये हो गई हमारी आठ सभ्यता। अगर मैं कुछ भी भूल भी जाऊंगा तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में वो पूरा मिलेगा, अगली क्लास में करा दूंगा। अगर कुछ छूट भी जाएगा मेरे से तो टेंशन नहीं है उस चीज की। नेक्स्ट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। बहुत छोटी सी सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है। गणेश्वर, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह है नीम का थाना में। अब नीम का थाना कहाँ है? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, गणेश्वर अभी भी है, जो कि एक तीर्थ स्थल है, जहां पर महाशिव जी का मंदिर है। यह एक दर्शनीय स्थल भी है। ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता है सीकर में, और जो सीकर का प्राचीन नाम था वो था वीरबान का बास। ठीक है, ये हो गया वीरबान का नाम, बास सीकर का उपनाम या पुराना नाम। अब ये नदी, कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता थी? ये है कांतली नदी। ठीक है, अब इसकी खोज और उत्खनन कार्य 1972 से 1976 ईस्वी तक रतन चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार ने इसका उत्खनन कार्य और इसकी खोज की। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो भी थी, जितने भी इसके स्थल थे, सब में तांबा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांसा तांबा का एक मिश्रण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यही गणेश्वर सभ्यता से लेकर जाया करता था। तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता का जो काल था या जो
ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व में विकसित थी। ठीक है, ये 2800 ईसा पूर्व आ गए। अभी अपन ने पढ़ा था आर्य सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तो उसका काल था 1800 से 1200, तो ये तो 1000 साल पहले की बात है। तो इस सभ्यता को इसलिए ताम्रजन्य सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ताम्रजन्य सभ्यता होगी। अब यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर पत्थरों से निर्मित बांध मिला है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्थरों से निर्मित बांध मिला है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिला है। और तीसरी चीज, यहाँ बाणाग्र मिला है। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा और बाणाग्र, इनसे क्या पता चलता है कि ये लोग मछलियों को पकड़ते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। ठीक है, यहां तक हो गई ये अपना। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कांतली नदी, क्योंकि ये कांतली नदी के किनारे था बसी हुई सभ्यता थी, गणेश सभ्यता। तो कांतली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कांतली नदी यह खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। अगली, ये 100 किलोमीटर लंबी है, तो ये राजस्थान की पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण आंतरिक प्रवाह क्या होता है? जिस नदी का उद्गम उसी राज्य में हो और वह बहती बहती लुप्त भी उसी राज्य में हो जाए तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवाह वाली नदी। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ये कंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, झुंझुनू में बहती है और झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और चूरू की सीमा पर जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गई कांसी नदी के बारे में। अब यहाँ पे खंडेला नाम आया तो थोड़ा सा खंडेला के बारे में बातें कर लेते हैं। हम एक चीज से रिलेटेड दूसरी चीज लेते हुए चलेंगे, किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलेंगे, साथ में लेते हुए चलेंगे। अब बात आ गई खंडेला की। खंडेला में गोटा प्रसिद्ध है। जो खंडेला का गोटा है वो सब जगह प्रसिद्ध है। यह है पीला व पोंचा ओढ़नी पर लगाया जाता है। और पीला पोंचा आ गया। अब ये क्या है?
ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है, पहले तो ये बता दो। अब नेक्स्ट चीज, पीला होता क्या है, कौन सा क्या होता है? पीला, पीला होता है केसरिया रंग का। केसरिया रंग का। महिलाएं बच्चा होने के बाद पीला को ओढ़ती हैं। यह है वधु पक्ष की तरफ से भेजा जाता है, जिसे वो कुआं पूजन पर ओढ़ती है। ठीक है, अब बात आती है पोंचा। पोंचा पीला रंग का होता है। अब ये देखो उल्टा कर रखा है, पीले को केसरी रंग का और पोंचे को पीला रंग का। तो पीला क्या होता है, पोंचा पीले रंग का होता है। और ये कब पहनती है? जो नव यानी नई वधु, जो शादीशुदा होती है नई, वो इसको ओढ़ती है। अब बात कर लेते हैं वापस से गोटे की। गोटे का प्रकार, लप्पा, किरण, लप्पी, बाकरी, ये होते हैं गोटे के प्रकार। ठीक है, ये हो गए गोटे के प्रकार। अब जो गोटे, जो पीला व कौन सा को बनाता है, जो समुदाय इसको बनाता है उसे बोलते हैं रंगरेज, नीलगर व लीलगर। ठीक है, ये तो हो गए बनाने वाला समुदाय। अब बेचने वाला समुदाय, उसको बोलते हैं बसाई, बसा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया गणेश्वर सभ्यता। आज हमने 2 सभ्यता पढ़ ली, आहट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। अगर इन दोनों टॉपिकों में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।